नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। कांग्रेस के चिंतन शिविर में बीजेपी के हिंदुत्व की राजनीति को लेकर गहरी चर्चा हुई। इसमें कांग्रेस पार्टी के नेता दो अलग अलग धुरियों पर खड़े नजर आए। कांग्रेस के कई सदस्यों, खासकर यूपी के नेताओं ने हिंदुत्व को लेकर नरम रुख अपनाने की वकालत के साथ ही कहा कि पार्टी को धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेना चाहिए ताकि यह अलग थलग न दिखे। दूसरी तरफ कई वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि कांग्रेस को अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि के साथ जुड़ा रहना चाहिए और उसे बीजेपी की राह पर चलकर पीछे करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उनकी राय में ऐसा करने से पार्टी को और अधिक नुकसान ही होगा। हालांकि पार्टी को मजबूत करने और पीएम मोदी अमित शाह को चुनौती देने के लिए 1 साल के लिए राहुल गांधी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पदयात्रा भी करेंगे। और मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूं, हम परिवार हैं और मैं सिर्फ आपके नहीं, यहां 500-600 लोग हैं, मगर मैं हर कांग्रेस के नेता की बात कर रहा हूं, कार्यकर्ता की बात कर रहा हूं। ये एक परिवार है और मैं आपके परिवार का हूं। मेरी लड़ाई जो आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा है, जो देश के सामने एक खतरा है, मेरी लड़ाई उस विचारधारा से है। हमारे खिलाफ बड़ी शक्तियां हैं, आरएसएस, बीजेपी का संगठन, आजकल हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस। ये आप मत सोचिए कि हम एक राजनीतिक पार्टी से लड़ रहे हैं। हम राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं। राजनीतिक पार्टी सिर्फ एक भाग है। हम हिंदुस्तान के हर इंस्टीट्यूशन से लड़ रहे हैं। हम हिंदुस्तान के सबसे बड़े क्रोनी कैपिटलिस्ट के खिलाफ लड़ रहे हैं। सच्चाई है। मगर मैं हर कांग्रेस के कार्यकर्ता को कहना चाहता हूं और कांग्रेस के नेता को कहना चाहता हूं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है घबराने की। मैं इन शक्तियों से डरता नहीं हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने अपनी जिंदगी में कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, 1 रुपया नहीं लिया है। मुझे कोई डर नहीं है। मैं बिना डरे मैंने भारत माता से 1 पैसा नहीं लिया है और मैं सच्चाई बोलने से नहीं डरता हूं। हमारी जिम्मेदारी है कि वो आग ना लगे। हमारी जिम्मेदारी है कि हम जनता के बीच में जाएं और जनता से कहें कि आपको बांटा जा रहा है, आपको तोड़ा जा रहा है और इससे देश मजबूत नहीं होता है, इससे देश कमजोर होता है, इससे आपको हमें फायदा नहीं होगा, इससे नुकसान ही नुकसान होगा। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारे कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है, हमारे नेताओं की जिम्मेदारी है और ये काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लोग कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही सबकी पार्टी है। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप त्यागी बीजेपी से, आनंद त्रिपाठी राजनीतिक विश्लेषक, मुन्ना खान कांग्रेस से। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज़ पर। सबसे पहले मुन्ना खान जी, सवाल आपसे,
बड़ी हिम्मत और बड़ी हौसले की बात की है, लेकिन ये भी कहा राहुल गांधी ने आज कि किसी एक राजनीतिक पार्टी से लड़ाई नहीं है, हर एक इंस्टीट्यूशन से लड़ाई है। मैसेज बड़ा है, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता उसको कैसे समझता है और कैसे उस जोश में वापस लौटकर आता है, क्योंकि अभी के जो हालात हैं, खुद शीर्ष नेतृत्व ने मान लिया है कि कनेक्शन कटा है लोगों से और लोगों से दूर हुए हैं। बाकी आप बताइए कि अब कैसे पुनर्जन्म या पुनर्वापसी कैसे होगी? चंद्रशेखर त्रिशूल जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इन्वाइट किया। सवाल ये है कि तो आपने कहा कि जो बड़े शीर्ष नेता ने मान लिया है कि कनेक्शन कटा है, ये सत्य है। कनेक्शन कहीं न कहीं जनता के साथ वो हमारा संपर्क टूटा है। वो दोबारा संपर्क साधने की जो बात होनी थी, जो चिंतन मंथन जो उदयपुर में हुई है, तो ये जनता से, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ये जनता से संपर्क साधने के लिए हुई है। और ये जो बार बार जो कह रहे हैं कि एक विचारधारा जो उससे लड़ाई है मेरी और किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, तो ये सीधा सीधा मैसेज जाता है कि जो बीजेपी को आज जो आरएसएस चला रही है, तो हमारी लड़ाई आरएसएस के विचारधारा से, हमारी लड़ाई सीधी सीधी बिल्कुल आरएसएस के विचारधारा से, जो भी बांटने का काम करती है, पूरे हिंदुस्तान में सौहार्द बिगाड़ने का काम करती है, ये गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद करने का काम करता है, ये उसे बर्बाद करने का काम कर रही है कि वजू का पानी चंद्रमोहन मिश्रा जी मौलाना जवाद के लिए लाते थे और मौलाना जवाद पूजा का फूल रामचरण मिश्रा जी के लिए लाते थे। ये उस हाथ को बिगाड़ने का काम हो रहा है आज पूरे हिंदुस्तान में। ऐसा कोई मसला ही नहीं है जिसमें वो बात हो, वो बेवजह की सारी बातें उठाई जा रही है पूरे हिंदुस्तान में। मंदिर का मसला हो, मस्जिद का मसला हो, ये सारी बातें हैं। आप जितने तो लेवल न्यूज है, आप उस पर देख लो, आए दिन रात मंदिर, मस्जिद, शमशान, कब्रिस्तान, यही मुद्दे चल रहे हैं। अभी जो मेन बेसिक मुद्दा था जो पूरे हिंदुस्तान के ऊपर हावी है, वो है बेरोजगारी, वो है महंगाई जो चरम सीमा पे है, जो आपका किसान परेशान है, जो आपके डीजीपी में योगदान देता है, वो आज किसान आत्महत्या करने पे मजबूर है। आज नौजवान सोचने पे मजबूर है। 45 करोड़ नौजवान जो ये उम्मीद छोड़ चुके कि हमें नौकरी मिलेगी, और 2 करोड़ पर साल नौकरी देने के वादे थे बीजेपी सरकार के, तो 8 साल हो गए, 16 करोड़ नौकरियां खा चुके हैं। मैं तो कहता हूं कि अब ये तीसरे चरण की तैयारी शुरू हो गई है। नहीं, एक बात मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ। दरअसल मुन्ना खान जी, आप इस बात को कितनी भी जोर से बोल दीजिए और कितना भी लाउड स्पीकर लगा के बोल दीजिए, दरअसल जनता जो है वो इस बात को नहीं सुन रही है। और आप लगातार कह रहे हैं सब चीज़ों को, जनता नहीं सुन रही है और जनता जाने किस धुन में मगन है और बीजेपी जप रही है। अब वो कितना जप रही है, कितना नहीं जप रही है, लेकिन बीजेपी ये बताने में कामयाब हो रही है कि ज़्यादा जप रही है। ये बीजेपी की खासियत है। संदीप त्यागी जी, क्या लगता है कि कमज़ोर विपक्ष ही शायद आपके लिए वरदान साबित हो रहा है? क्योंकि विपक्ष छिन्न भिन्न है, बिखरा है, खंड खंड है, और शायद यह आपके लिए एक स्वर्णिम वरदान सा साबित हो रहा है कि आप जो कमज़ोर हमला करते हैं वो भी ताकतवर सा लोगों को लगता है, या कुछ और बात है? विपक्ष कमजोर नहीं है या विपक्ष क्या है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की जब से सरकार बनी है तब से उन्होंने इस देश के अंदर विकास को सर्वधर्म समभाव, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने का जो प्रयास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उस बात को ध्यान में रखते हुए, उस बात को मद्देनजर रखते हुए देश की जनता ये तय कर चुकी है
कि इस देश के अंदर वो लोग राज करेंगे जो लोग सर्वधर्म समभाव की बात करेंगे, जो लोग विकास की बात करेंगे, ऐसे लोग इस देश पर राज करेंगे। ऐसे लोग इस देश पर राज नहीं करेंगे जो इस देश को भ्रष्टाचार के कोठरी में घंटे से ढकेसने का काम करेंगे, भेजने का काम करेंगे, देश को बर्बाद करने का काम करेंगे। आप करते हैं इन्होंने इस देश को पिछले 70 वर्षों से बर्बाद करने का काम किया है। देश की जनता उन लोगों के हाथ में दोबारा पुनः सोचेगी भी नहीं सत्ता की चाबी देने की। तो ये हम लोग समझाने में नहीं, देश की जनता समझदार है, देश के लोग समझदार है, पढ़े लिखे लोग हैं। वो जानते हैं कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। उनकी जो एक एक नीति देश को आगे बढ़ाने की नीति है और देश को आगे ले जाने की नीति है, देश को लगातार विकास बढ़ाने की नीति है। ये नरेंद्र भाई मोदी की जो नीति है, इस बात को जनता पूरे देश जानता है, पूरे देश की जनता जानती है। बिल्कुल। विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष तो खाली है। तो विपक्ष तो बिना वजह की जो है बर्तन इधर से उधर फेंकने का काम कर रहा है। विपक्ष के पास कुछ नहीं है सिवाय बोलने के। ठीक है। आनंद त्रिपाठी जी, कांग्रेस के प्रयोगवाद को कैसे देखते हैं? और जो संदीप त्यागी कह रहे थे कि हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते हैं, तो बीजेपी के सर्वधर्म समभाव को कैसे देखते हैं? दोनों सवालों के जवाब मैं आपसे चाहूंगा। जी, मैं पहले सवाल कांग्रेस के एक मिनट आनंद जी रोकना चाहूंगा, 1 मिनट रोकना चाहूंगा। चंद्रशेखर जी, आवाज जो है ना वो डबलिंग होके आ रही है, वापस रिपीट होके आ रही है। बिल्कुल। तो एक बार स्टूडियो को बोल दिया आवाज वापस रिपीट होके ना। बिल्कुल जी। आनंद त्रिपाठी जी, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, कांग्रेस के चिंतन शिविर पर के मेरा ऐसा मानना है, 2 दिनों में मैंने इसको जितना देखा, समझने की कोशिश की, कांग्रेस नेताओं की बातचीत, भाषण, उससे मुझे लगा ये चिंतन शिविर से ज्यादा चिंता का शिविर है। चिंता किस बात की? डायनेस्टी पॉलिटिक्स को कैसे बचाया और सुरक्षित रखा जा सके। आज राहुल गांधी का कंक्लूसिव भाषण सुनिए, सिर्फ मैं की बात हो रही थी। मैं डरता नहीं हूं, मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं, आप मत डरिए, मैं कांग्रेस को आगे लेके जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं किसी से डर नहीं सकता। हम नहीं है, जो लैकिंग है वो हम नहीं है। परिवार तो कह दिया, लेकिन उसके बाद परिवार की जो भावना होती है ना, वो गायब है। राहुल गांधी किस हैसियत से बात कर रहे थे इस पूरी उसमें? सिर्फ भूतपूर्व अध्यक्ष की हैसियत से? आज की स्थिति तो उनकी एक सिर्फ सांसद की है ना। वो किस हिसाब से कह रहे थे कि मैं कांग्रेस को आगे लेके जाऊंगा, आप मेरे साथ चलिए? किस हैसियत से? राहुल गांधी से बहुत सीनियर नेता कांग्रेस में पड़े हुए हैं, लेकिन ये परिवार, समस्या कांग्रेस की ये है कि ये परिवार अपने से बाहर कांग्रेस को देखना ही नहीं चाहता, कांग्रेस को जाने ही नहीं देना चाहता है। सोनिया गांधी जी पिछले 3 वर्षों से एक ढंग से अध्यक्ष इस तरह से बनी हुई है कि जिसे कह रहे कि एडहॉक प्रेसिडेंट है। कांग्रेस 3 साल आनंद त्रिपाठी जी, मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। आनंद त्रिपाठी जी, ये जो आप बता रहे थे कि दरअसल वो मैं में डूबे हुए हैं और गांधी परिवार के बाहर कांग्रेस को नहीं देख पा रहे हैं, और शायद यही सबसे बड़ी कमी है कि जो कनेक्टिविटी है वो नहीं हो पा रही है। जी, जवाब अपना जारी रखें। जी, मैं उसी में आगे कहना चाह रहा था कि राहुल अभी भी एक इनमेच्योर पर्सन की तरह राजनीति कर रहा है। वो एक रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन है, डिफेक्टो प्रेसिडेंट बने हुए हैं कांग्रेस में। इससे काम नहीं चलता। कांग्रेस में इस बात से बहुत असंतोष है कि वो अपनी सुविधा के अनुसार राजनीति करते हैं। जब उन्हें लगता है कि उनकी सुविधा है तो वो राजनीति के क्षेत्र में है, नहीं तो वो गायब हो जाते हैं। सिर्फ ट्विटर या सोशल मीडिया के जरिए पॉलिटिक्स करते हैं। ये जो बात आ रही है भारत जोड़ो यात्रा की, ये भी मुझे लगता है कि वो कांग्रेस में उनको स्थापित करने के लिए इस यात्रा की आवश्यकता पड़ी हुई है। नहीं तो कांग्रेस में और बहुत सारे लोग हैं, वो इस यात्रा को क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों गांधी परिवार से बाहर कांग्रेस अपना भविष्य क्यों नहीं तलाशती है? आखिर 1998 से आज 2022 ये 24 साल हो गए।
गांधी परिवार ही अध्यक्ष बना हुआ है, किसी न किसी, कभी सोनिया गांधी, कभी राहुल गांधी, फिर राहुल सोनिया गांधी। आ रहे तो हैं इससे आप तो कांग्रेस सुन को लीजिए। अगर वास्तव में अपने से कांग्रेस को वास्तव में अपने आप को रिवाइव करना है, तो निश्चित तौर पर उसको आज स्थिति ये है कि उसको अपने नेतृत्व में बदलाव करना चाहिए, और जो लोग फेल हो रहे हैं बार बार उनसे अलग हट करके, उसी कांग्रेस में बहुत से सीनियर लीडर हैं। आप साउथ में जाइए तो भी लोग हैं, नॉर्थ में देखिए तो भी कांग्रेस में लोग हैं। बिल्कुल। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, एक बात जोड़ना चाहूंगा, 1 मिनट, कि राहुल ने कहा कि मैं भारत माता से 1 रुपया नहीं लिया हूं, मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं है। नेशनल हेराल्ड के मामले में, रुपए की हेरा फेरी के मामले में ही आप लोग जमानत पे हैं। क्या है ये नेशनल हेराल्ड का मसला, जहां आप रुपए के हेरा फेरी में मसले में जमानत पे हैं? क्या है ये? आप भारत माता से, कौन भारत माता से रुपए लेता है भाई? इन मेच्योरिटी की एक सीमा होती है, जो लांघ रहे हैं लगातार। कैसे देश के लोग विश्वास करें, कांग्रेस ही कैसे विश्वास करें? मुझे ये समझ में नहीं आता। अच्छा, ये जो अभी थोड़ा छोटा सा जवाब मुझे ये भी चाहिए। मैंने दूसरा सवाल ये पूछा था कि बीजेपी के सर्वधर्म संभाव को कैसे देखते हैं? देखिए, बीजेपी का सर्वधर्म संभाव अभी भरोसे के काबिल का नारा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसके पीछे बीजेपी की मंशा गलत हो, लेकिन आज देश का एक बहुत बड़ा वर्ग बीजेपी की इस बात पर भरोसा नहीं करता। उसको भरोसा करवाने के लिए बीजेपी के नेताओं को कुछ और प्रयास करने पड़ेंगे। वो लोग कर रहे हैं, मैं मानता हूं। जैसे कि देश में प्रधानमंत्री ने जितनी सारी भी कल्याण की योजनाएं लागू की हैं, उसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं है। ये निश्चित तौर पर ये दुनिया इस बात को मान रही है। उत्तर प्रदेश में भी यही चीजें देखी जा रही हैं, लेकिन इससे एक बहुत बड़े तबके को भरोसा अभी भी बीजेपी के सर्वधर्म संभाव पर नहीं हुआ है। इसके लिए बीजेपी को काम करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात जो बार बार है, बीजेपी की जहां से जड़ें निकलती हैं, आरएसएस को इस पर काम करना पड़ेगा। आरएसएस के बीच से कई बार ऐसी बातें निकलती हैं जिससे ऐसा लगता है कि कभी कभी सर्वधर्म संभाव खतरे में है। उसमें काम करना पड़ेगा आरएसएस को, और उसके बाद बीजेपी को भी काम करना पड़ेगा। ये भरोसा दिलाना पड़ेगा कि वो जो कह रहे हैं वो वास्तव में वही सोचते हैं और वही करेंगे। ठीक है, मुन्ना खान जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप पहले कह दीजिए, फिर सवाल करते हैं आपसे। मैं त्रिपाठी जी के बात पे सवाल पे मैं जवाब देना चाहता हूँ। त्रिपाठी जी को मैं याद दिला दूं कि कांग्रेस पार्टी 135 साल पुरानी पार्टी है, और 6 ही गांधी परिवार के अध्यक्ष बने, तो परिवारवाद है कहाँ? और दूसरी चीज इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी मैं के नारे लगा रहे थे, मैं हम नहीं थे। तो मैं आपको बता दूं कि बीजेपी द्वारा कितने लांछन लगाए गए। अभी हमारे त्रिपाठी जी ने कहा कि नेशनल हेराल्ड का मसले में पैसे के हेरा फेरी में वो है, उस पे आरोप है। तो मैं कहता हूँ क्या कर रही है बीजेपी सरकार, जब वो खुले मन से ये कह रहे हैं कि भारत माता का 1 रुपया मेरे पास नहीं है, हमने 1 रुपया के हेरा फेरी नहीं किए, तो शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो ये कह रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड के पैसे के हेरा फेरी में राहुल गांधी हमारा नेता है, पूरे कांग्रेस परिवार का नेता है, ये मेरा स्वाभिमान है। अगर हमारे स्वाभिमान को कोई ललकारता है तो ये ठीक बात नहीं है। आप तथ्य को समझे, फिर आप बात करें। और बात रही बीजेपी की, तो आप उसमें कोई जवाब नहीं दे रहे। हाँ, नहीं, अब हमें ये लग रहा है बीजेपी के प्रवक्ता है। आज ही मीटिंग खत्म हुई है, तो जोश हाई है। बिल्कुल आपकी भावनाओं का सम्मान देश को भी करना चाहिए। संदीप त्यागी जी, क्या लगता है कि आपको ये पहल नहीं करनी चाहिए कि जैसे कांग्रेस ने कई बार ये पहल की कि विपक्ष को हमेशा तवज्जो दी और एक जगह मजबूत करने का कई बार प्रयास किया और उसकी वरीयताओं का ध्यान रखा? अभी जो फिलहाल का वक्त है उसमें ऐसा चल रहा है कि विपक्ष को तोड़ दिया गया है, कमज़ोर कर दिया गया है और तमाम तरह के राजद्रोह, देशद्रोह में लिप्त कर दिया गया है और राष्ट्रद्रोही करार दे दिया गया है। क्या लगता है आपको? खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि जिस दिन विपक्ष समाप्त हो जाएगा तो लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा। तो क्या लगता है आपको कि नहीं होनी चाहिए पहल? अगर आप मुखिया हैं, अगर आप बड़े हैं, तो आप कहीं ना कहीं सलाह लें या कहीं एक ऐसी कई राजनीति में नई परिपाटी विकसित करें या पुरानी परंपराओं को ही ध्यान दें। नहीं हो सकता ये?
भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह का नारा देने वाले लोग विपक्ष में राजनीति करते हैं, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जितनी बातें करते हैं, वो लोग देश के विकास में, देश की तरक्की में वो लोग कहां से मतलब सहयोग की बात करेंगे? वो लोग देश की सहयोग क्यों ना करेंगे? वो तो देश को बर्बाद करने का काम करेंगे, देश को बांटने का काम करेंगे। राहुल गांधी कहते हैं कि मैंने भारत माता से कुछ नहीं किया, भारत माता की बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी को। वो कहते हैं भारत माता, कहते हैं वो तो भारत माता के टुकड़े करने की बात करते हैं, उनके साथ में उनके लोग की जो सहयोगी हैं भारत के टुकड़े करने की बात करते हैं, वो आजादी की बात करते हैं कि आजादी कहाँ की कैसी आजादी की बात करते हैं। इस तरीके के लोग उनके हवा मंडल के चारों तरफ तीर्थ में घूमते हैं। परिवार शरणम गच्छामी का नारा देने वाले लोग, परिवार शरणम गच्छामी की विचारधारा के लोग, इनके लिए परिवार सर्वोपरि है। ये देश का भला नहीं कर सकते हैं राहुल से कटी। ये लोग सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार का भला करने के लिए यहाँ आए हैं, सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार का भला करते हैं। अभी जैसा आनंद मणि जी ने बताया, आनंद त्रिपाठी जी ने बताया, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ परिवार शरणम गच्छामी जिस राजस्थान के अंदर बैठ करके चिंतन शिविर की बात करते हैं, वो चिंतन शिविर नहीं है, जैसे इन्होंने बताया वो चिंता शिविर है। इनके लिए चिंतन शिविर है। जिस राजस्थान में बैठ करके चिंतन शिविर करते हैं, क्या इन्होंने कभी राजस्थान की सरकार पर चिंतन किया? राजस्थान के एक उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ तो राहुल गांधी जी की एक बहन यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर आई और वो आगे कहती है कि मैं बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, मैं बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ। लेकिन राजस्थान की हर एक बेटी की आवाज आती है, राजस्थान की हर एक बेटी कहती है कि मैं बेटी हूँ, मेरे साथ बलात्कार हो सकता है, मेरी चिंता करो। मैं देखिए वहां की सरकार राजस्थान की बेटियों की चिंता नहीं करी, राजस्थान की बेटियों का बलात्कार हो रहा है, प्रतिदिन बलात्कार होते हैं। कुलदीप सिंह सेंगर बोल रहे हैं, सत्ता में कुलदीप सिंह सेंगर बोल रहे हैं, सत्ता में आने के बाद में कुलदीप सिंह सेंगर के लिए बोल रहे हैं। जब आप बोल रहे थे मैं चुप सुन लीजिए। जब ये लोग सत्ता में आए तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तर्ज पे आकर के कहा किसानों की कर्ज माफी की बात करेंगे, लेकिन कौन से कर्ज माफी की बात राजस्थान में हुई? भूपेश बघेल जी ने कौन से कर्ज माफी की बात करी? कौन से? आप चिंतन करिए, जहां आपकी सरकारें चल रही हैं, जिन जिन प्रदेशों में आपकी सरकारें चल रही है वहां की आप चिंता कर लीजिए। राष्ट्र की चिंता तो आप छोड़ दीजिए, पहले जिन प्रदेशों में आप 2, 4, 5 प्रदेशों में लगे हुए हैं पहले वहां की चिंता करने ज्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि देश आपसे उब चुका है। 70 सालों में देश ने सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं देखा। देश ने अपनी, इस देश की जनता ने अपनी आंखों के आगे से इस देश को, इस वतन को लूटते हुए देखा है। ठीक है आनंद त्रिपाठी जी, 3 दिन के समापन पर इस नव संकल्प को कैसे देखते हैं, मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। आनंद त्रिपाठी जी, 3 दिन के समापन पर इस नव संकल्प को कैसे देखते हैं और क्या लगता है कि आगामी समय में ये जो चिंतन शिविर हुआ है इसके कुछ परिणाम, दूरगामी परिणाम आ सकते हैं या कोई बड़ी पहल हो सकती है या कांग्रेस में बड़ा बदलाव हो सकता है? देखिए, कांग्रेस के नेतृत्व में कोई बदलाव नहीं आएगा, ये इस चिंतन शिविर में तय हो चुका। ठीक है, तो नेतृत्व तो उस परिवार के हाथ में रहेगा, ये भी तय हो चुका। लेकिन अब बात आती है कि एक पार्टी के तौर पर कांग्रेस बाकी क्या कुछ बदलाव कर सकती है, तो उसकी रूपरेखा उन लोगों ने तय की है। अभी विस्तृत जानकारियां नहीं आई हैं, लेकिन फिर भी जैसा अभी कुछ बातें आई हैं कि 2 अक्टूबर से एक पूरा देश भर की पदयात्रा पर निकलेंगे, कुछ उसमें रेल से, बस से और पैदल यात्रा करेंगे, लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। इसका सीधा मतलब ये माना कि पार्टी ने कि उसका कनेक्शन लोगों से कट गया है, वो लोगों के दर्द से दूर हो गई है, तो से दूर हो गई है। उसको वापस पहचानने, जानने और समझने के लिए इस यात्रा की आवश्यकता पड़ी है। अगर वो करती है, चलिए इसी नेतृत्व के जरिए करती है तो सही है, समझ में आता है कि इस पार्टी शायद कुछ उसमें सफलता मिले। लेकिन एक इस पर मेरे मन में एक शंका है। शंका ये है कि जब कभी भी कोई भी चीज अपने को रिन्यूअल करती है, अपना रिनोवेशन करती है, तो वो सामने दिखना चाहिए। तो पार्टी जो रिन्यूअल अपने आप को कर रही है, पुनर्स्थापित करने की कोशिश कर रही है, तो उसके चेहरे में कोई खास बदलाव नजर नहीं आ रहा है। और जब चेहरे में बदलाव नहीं होता है तो लोग उसके बदलाव के कामों को स्वीकार करने से हिचकते हैं।
तो मुझे नहीं लगता कि उसी नेतृत्व के साथ, उसी मूलभूत दावों के साथ, उसी मूल विचारधारा के साथ कांग्रेस लोगों के बीच एक बार फिर जाए, जिसे लोग एक बार नहीं 2 बार रिजेक्ट कर चुके हैं, उसको कैसे अपना लेंगे? मुझे इस बात का जवाब कोई कांग्रेसी देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हर कांग्रेसी इस बात से दुखी हो जाता है कि उसके नेतृत्व को क्यों आड़े हाथों लिया जाता है। अरे इसमें हमारा काम है कि जो लोग असफल हो रहे हैं उन्हें हम असफल कहें, उनकी असफलता के कारण गिनाए और वो क्यों असफल हो रहे हैं उसके परिणाम क्या होंगे ये गिनाए। हमारा काम ये है। हम कोई आपके कांग्रेस के दुश्मन या बीजेपी के दोस्त नहीं है। आज कांग्रेस असफल हो रही है, इसका दुख है हमें। कांग्रेस 135 साल पुरानी पार्टी है, लेकिन 135 साल पुरानी पार्टी रिवाइव क्यों नहीं कर रही है? 2014 से लगातार वो धरातल की तरफ जा रही है और एकदम धरातल अपने निम्नतम स्तर तक पहुंच गई। उसके आगे निकलने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। चुनाव आते हैं, पार्टी हार जाती है, नेता और कार्यकर्ता चुपचाप घर में बैठ जाते हैं। कहीं किसी संस्थान से बात आती है कि कुछ परिवर्तन करो, कुछ नया करो, तो फिर लोग निकल आते हैं। कांग्रेस में ही G23 23 आया सामने कि कुछ तो बदलिए, कुछ ऐसा करिए जिससे लोगों को ये लगे कि हम कुछ नया कर रहे हैं, कुछ नया लेकर के आपके सामने आए हैं। लेकिन नेतृत्व ने इसे अस्वीकार कर दिया। पहले चुपचाप करती रही, शांत रही, कुछ नहीं बोली, बाद में धमकी दे करके अस्वीकार कर दिया। और ये स्थितियां कैसे कांग्रेस को दोबारा रिवाइव कराएंगी? बिल्कुल। और अभी कांग्रेस के हमारे सहयोगी जो थे वो कह रहे थे, ये तथ्य है कि नेशनल हेराल्ड के मसले पर रुपए की हेरा फेरी का ही केस चल रहा है, राहुल गांधी सोनिया गांधी पर, और वो जमानत पर है इस मामले में। आप इसको छुटला नहीं सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, ये तथ्य है, इसी पर जमानत पर है। और रुपए की हेरा फेरी का क्या मसला होता है ये देश जानता है, दुनिया जानती है, ठीक है। और उस पर सरकार को कुछ नहीं करना है, अदालतें कर रही हैं, वहां मसले चल रहे हैं, करेंगे। तो मुझे ऐसा मत समझिए कि मैं कोई आरोप लगा रहा हूं। मैं तो चिंतित हूं कि विपक्ष कमजोर होगा तो इस देश की राजनीति एक ध्रुवी हो जाएगी, जो हो सकता है कि देश के लिए बहुत अच्छा ना हो। याद करिए उस दौर का समय जब राजीव गांधी के कार्यकाल के अंतिम साल में पूरा का पूरा विपक्ष संसद से इस्तीफा दे चुका था। वो 1 साल सरकार चलाना मुश्किल हो गया था राजीव गांधी के लिए। तो वो समस्या आ सकती है। विपक्ष यदि कमजोर होगा, विपक्ष से शून्य होगा राजनीति, तो वो संकट की स्थिति है, वो कोई अच्छी स्थिति नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि कांग्रेस सामने आए। वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी रही है और बहुत दिनों से रही है। अभी भी हर गांव में, हर विधानसभा में उसके कार्यकर्ता मौजूद हैं, लेकिन अब वो धीरे धीरे वहां की क्षेत्रीय पार्टियों की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो इस लायक बचा ही नहीं है कि वो पार्टी में नई जान फूंक सके। चाहे कांग्रेस के लोगों को इस बात की बुरी लगे, चाहे अच्छी। हम वो लोग हैं जो निंदा कर रहे हैं इसलिए क्योंकि आप अपने अंदर सुधार करिए। हम आपके दुश्मन नहीं है कि जो आपकी निंदा यूं ही करते रहे, और ना मेरा काम निंदा करना है। ठीक है, तो कांग्रेस को अपने अंदर से सुधार खोजना पड़ेगा। बिल्कुल। मुन्ना खान जी, बहुत सारे नियम, कायदे, कानून बनाए गए, नीतियां बनाई गई, लेकिन वो सारी गांधी परिवार के अलावा ही लागू हो रही हैं। तो ये बड़ी बात नहीं लगती आपको कि नीति और नियम सब पे लागू होने चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा चंद्रशेखर जी। मैं कहने का मतलब कांग्रेस नेतृत्व को गांधी परिवार को भी निभा सकती है। ये ऐसा नहीं है, इस तरीके से हम नहीं देख सकते। किसने तय किया है? अगर 1900 हमारी बात पूरी होने दो। 1996 में सीताराम केसरी जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जब वो इस्तीफा दिए तो सोनिया गांधी ने पदभार संभाला, तो पार्टी ने काम किया, बखूबी काम किया, और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से सत्ता छीनने का भी अच्छा से काम किया। आपको तो की बात नहीं है, नहीं लेना चाहिए था, सीताराम केसरी का नाम नहीं लेना चाहिए था। कैसे उन्हें निकाला गया? आपको तो नाम नहीं लेना चाहिए था। नाम नहीं लेना चाहिए। आप खुद ही अपने जख्मों को हरा कर रहे हैं। आपने नाम लेके क्यों, मतलब मुझे लगता है नाम लेने की आवश्यकता ही नहीं थी।
सीताराम केसरी का नाम क्यों लिया आपने? मैं बात पूरी तो कर लूं एक बार। हाँ मतलब एक मिनट मैं सीताराम- एक मिनट मैं आ रहा हूँ आपके पास। आनंद त्रिपाठी जी क्या जरूरत थी बताइए सीताराम केसरी का नाम लेने की? सीताराम केसरी को किस तरीके से अध्यक्ष पद से हटाया गया है यही- कि ये देश जानता है। हाँ। हो सकता है मुन्ना खान जी को याद ना हो, हाँ, नहीं, या नहीं, वो याद जानबूझ हाँ, सीताराम केसरी को टॉयलेट में बंद कर करके हाँ। अध्यक्ष पद का पर्चा नहीं भरने दिया गया। क्या बात करते हैं लोकतंत्र की, सीताराम केसरी की बात करते हैं। और बात ये नहीं है, बात ये अभी कह रहे हैं, यही तो समस्या है कांग्रेस की कि वो कह रहे हैं कि गांधी परिवार से वो आगे देख नहीं सकते हैं। तो फिर वो ठीक है, गांधी परिवार उनको मुबारक। ये कांग्रेस से पीछे नहीं आपने जिक्र किया तो बताना जरूरी था। मुन्ना खान जी जी मैं ये कह रहा हूँ 135 हंसने की जरूरत नहीं है मेरे में। नहीं हंस कौन रहा है? हंस कोई नहीं रहा है, हंस कोई नहीं रहा है। दरअसल ये दौर हंसने का है ही नहीं, ये दौर पीड़ाओं में मुस्कुराने का है, दर्द से मुस्कुराने का दौर है ये। हंस तो आवाम अपने ऊपर रही है। तो मैं समझता हूँ चंद्रशेखर जी बोलो। मैं जी। कह रहा हूँ ये देश अगर कांग्रेस का योगदान भूल जाए तो मैं समझता हूँ ये हास्य का विषय है। नहीं नहीं क्यों भूल रहा है? कांग्रेस कौन के भूल रहा योगदान को है? देश यहाँ भूल तो रहा कोई है। चर्चा और हुई एक चीज नहीं। पूरे 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 देश के अंदर बीजेपी द्वारा ये माहौल बनाया जा रहा है सिर्फ गांधी परिवार को ही टारगेट किया गया है। मैं कह रहा हूँ गांधी परिवार ने जो कुर्बानियां देश के लिए दी है, जो गांधी परिवार ने जो त्याग देश के लिए दिया है, ये कहने की जरूरत नहीं है। और ये हमें नहीं लगता आप किसी कह को रहे हो। समझाने की भी जरूरत है। आप कह रहे हो और हमारे सर। मित्र अभी हमारे मित्र कह रहे थे अभी कि इनका क्या होगा जो देश के टुकड़े होंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कहते हैं। मैं कहता हूँ देश के टुकड़े होंगे सोचने वालों के हम लोगों ने टुकड़े किए, पाकिस्तान के टुकड़े किए, बांग्लादेश बनाए। अगर आपके पास है हिम्मत तो चाइना पूरी की पूरी गांव बसा रहे, आप सिर्फ उसका गांव हटा दो। है हिम्मत आपको उसके लाल आंख दिखाने की, आप उसके गांव हटा दो। ठीक है, आप हिम्मत की बात करो, टुकड़े टुकड़े करने की बात मत करो। इस देश के बारे में किसने सोचा है? कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ उसके टुकड़े कांग्रेस किए। सिर्फ अब ये आप कह देते हो ना सिर्फ कांग्रेस ने सोचा है, ये फिर ऐसे ही बीजेपी कह देती है सिर्फ हमने सोचा है। आनंद त्रिपाठी जी ऐसे बीजेपी कह देती है कि सिर्फ हमने सोचा है, कांग्रेस कहती है सिर्फ हमने सोचा है, और इसके मायने कुछ निकलते नहीं है। दोनों पार्टियां इस को की बातों को स्वीकार्य योग्य नहीं है। अगर कांग्रेस कहती है कि पूरा स्वतंत्रता आंदोलन उसकी अपनी जागीर है, उसने लड़ी है, तो ये अमान्य बात है, ये सहमत योग्य होने वाली बात नहीं है। ये ठीक है, कांग्रेस ने बहुत बड़ा योगदान दिया है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में, लेकिन उस दौर में भी कांग्रेस के ऊपर कई सवाल हैं। ठीक है, और अगर देश को स्वतंत्र कराने में कांग्रेस ने बड़ी भूमिका निर्वाह किया है, तो इस देश ने कांग्रेस को उससे किया। ठीक है, कांग्रेस इस बात का वो नहीं कर सकती कि कांग्रेस को बदले में कुछ नहीं मिला। इस देश ने कांग्रेस को वो लाड प्यार दुलार दिया है जो कि जरूरत से बहुत ज्यादा रहा। ठीक है, इस देश के 74-73 सालों के स्वतंत्रता के इतिहास में मेजोरिटी में इस देश ने कांग्रेस को सत्ता में रखा है। वो उसी बात का परिणाम है, उस दुलार का परिणाम है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि कांग्रेस सवालों से बरी हो जाए? ऐसा नहीं हो सकता। कांग्रेस सवालों से बरी नहीं हो सकती है। आज कांग्रेस अगर देश के विभाजन स्वीकार किसने किया? कांग्रेस ने स्वीकार किया। क्यों नहीं ये सवाल उठाया जाए? देश के विभाजन को स्वीकार, इस बात पे सवाल उठाया जाए। ये देश ठीक है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन कांग्रेस, वर्तमान में हम इस बात पे बात कर रहे हैं कि जो कांग्रेस कांग्रेस आई जो एक पार्टी है, वो उसका रिवाइवल कैसे हो। ठीक है, मैं बिल्कुल। आनंद जी, संदीप त्यागी जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? मिल रही। संदीप त्यागी जी, देखिए चर्चा बड़े गंभीर उस पर है कि मुन्ना खान कह रहे हैं कि लोकतंत्र की रक्षा की है, और वो कह रहे हैं कि देश को हमने खड़ा किया है, हमने बड़ा किया है। आप कह रहे हैं हमने खड़ा किया है, हमने बड़ा किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि राजनीतिक दलों के प्रति
आनंद त्रिपाठी जी, मेरा जो सवाल है उसको बड़े गौर से आप भी सुनिएगा, मैं आपसे उसका कुछ कॉन्क्लूड जवाब चाहूँगा कि देश में राजनीतिक दलों के प्रति बहुत बीजेपी का बड़ा भौकाल मचा हुआ है देश में, लेकिन फिर भी जब वोट पड़ता है तो जो एक नीरसता है वोटिंग के प्रति, एक जोश ऐसा नहीं दिख रहा है कि मान लीजिए लोग टूट के पड़ रहे हो वोट देने के लिए, वही परसेंटेज है और 50-60 साल के रेशो में उसे निकालेंगे तो मुझे लगता नहीं है कोई बड़ा बदलाव हुआ है। दावे बड़े बड़े हैं, तो क्या इसको कैसे माने हम कि दरअसल ये क्या है? गलत कह रहे हैं आप, ऐसा नहीं है कि निरस्ता नहीं है वोटों को लेकर के, लोगों में निरस्ता है। पिछली बार का 2017 का चुनाव आप उठाएंगे, 32% का पोलिंग उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिला। इस बार 44% का पोलिंग भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो 12% लोगों ने जो है देश के उत्तर प्रदेश के 12% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। लोग मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कर रहे हैं। आपने देखा होगा इससे पहले आप 2012 से 17 से पहले आप चुनाव में जाएंगे तो आपको चुनाव का अंतर 1500 2000 3000 दिखता होगा, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी जीत के आता है तो 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख 50,000 60,000 इतनी वोटों से जीत करके आता है जितनी की और अन्य प्रदेशों में विधानसभा की वोट है। मैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा की बात करूं, उत्तर प्रदेश की विधानसभा गाजियाबाद में शाहीवाल विधानसभा है, जहां का प्रत्याशी 2 लाख वोटों से जीत के आया भाजपा का प्रत्याशी। इतनी तो 2 लाख से ऊपर ही तो उत्तराखंड में जाओगे, हिमाचल में जाओगे, 3 विधानसभा बनेगी। ये नरेंद्र मोदी की नीतियों की वोट है। नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीते हैं। 3 लाख से ज्यादा वोटों से शत्रुघ्न सिन्हा जीते हैं आसनसोल में टीएमसी से। मैं इसका भी जिक्र कर दूं, बाबुल सुप्रियो भी जीते हैं, मैं इसका भी जिक्र बाबुल सुप्रियो भी जीते हैं बालीगंज से, बाबुल सुप्रियो भी जीते हैं, बालीगंज से बाबुल सुप्रियो भी जीते हैं। लोकसभा तो 7 लाख से भी जीते हैं जी। बात लोगों में विश्वास अगर किसी ने पैदा किया है तो देश की आजादी से लेकर के 1947 से लेकर के आज तक 2014 के बाद में जो देश के अंदर एक आमूल-चूल परिवर्तन लोगों की विचारधारा को लेकर के, लोगों की सोच को लेकर के जो 2014 के बाद में परिवर्तन आया है, ऐसा परिवर्तन 70 साल के इतिहास में आज तक नहीं आया। ऐसा परिवर्तन लाने का काम अगर किसी ने किया है तो मां भारती के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। इस देश की अस्मिता को बचाने का काम, इस देश को बंटने न देने का काम। जो कांग्रेस की बात कर रहे हैं मेरे मित्र अभी खाती, जो कांग्रेस की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ने बचाने का काम किया, कांग्रेस ने बढ़ाने का काम किया है, तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने इस देश को बांटने का काम किया है। देश बांटो की राजनीति किसी ने करी है, जातियों में बांटने का किसी ने काम किया, देश को बांटने का किसी ने काम किया, तो कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने इस देश को बताया ये अल्पसंख्यक है, बहुसंख्यक है, ये अल्पसंख्यक है, बहुसंख्यक है, ये एससी है, दलित है, ये बनाना ठिकाना है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आपने तो चुनाव उत्तर प्रदेश में कहा, एकमात्र लोकतांत्रिक पार्टी इस देश की है उत्तर प्रदेश में कहा आपने, सबका विश्वास लेकर के, सबका प्रयास लेकर के साथ चल रही है। उत्तर प्रदेश में कहा आपने 20 और 80 की लड़ाई लड़ रहे हैं हम, तो कहा आपने उत्तर प्रदेश में क्यों कहा कि 20 और 80 की बात करी, क्यों की 80-20 की बात नहीं की उत्तर प्रदेश के चुनाव में? 80-20 की बात, 80-20 की बात करी। 80% लोग वो हैं जो देश के विकास चाहते हैं, देश को विकास, उत्तर प्रदेश को विकास की गति में ले जाना चाहते हैं, और 20% वो हैं जो इस उत्तर प्रदेश को दंगों के जाल में, दंगों में फंसाना चाहते हैं, जो इस प्रदेश के अंदर दंगों की बात करते हैं, इस प्रदेश को बांटने की बात करते हैं, इस प्रदेश में हिंसा की बात करते हैं। 20% लोग वो हैं, 80% लोग वो हैं जो इस देश के विकास की बात करते हैं। ठीक है आनंद त्रिपाठी जी, देखिए एक पार्टी है जो मूल्यांकन के दौर से गुजर रही है, उसका मूल्यांकन लोग कर रहे हैं अभी, और शायद कमोबेशी हो पाया है, पूरा नहीं हो पाया है, और एक दूसरी पार्टी है जो प्रयोगवाद के दौर से गुजर रही है, तो वो भी प्रयोग सही तरीके से कर नहीं पा रहे हैं, और शायद इन्हीं के सबके बीच में आवाम फंसी हुई है। निश्चित तौर पर देखिए कि जो हमारा लोकतंत्र है वो परिपक्व पिछले 75 सालों में भी इसी वजह से परिपक्व नहीं हो पाया है अभी उस स्थिति तक। ये सही है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, लेकिन लोकतंत्र के रूप में हम अभी परिपक्व नहीं हो पाए हैं जितना हमें हो जाना चाहिए था। उसके पीछे यही है कि हम किसी भी तौर पर राजनैतिक प्रयोगवाद
से पीछे हट जाते हैं। हम निश्चित तौर पे बातें तो करते हैं राजनीतिक प्रयोगवाद की, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं होती है कि हम राजनीति आनंद में त्रिपाठी जी, प्रयोगवाद को आनंद त्रिपाठी जी, दरअसल इस राजनीतिक प्रयोगवाद से कैसे कांग्रेस उभरेगी, मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। आनंद त्रिपाठी जी, इस राजनीतिक प्रयोगवाद जो कर रही है कांग्रेस, इस प्रयोगवाद से कैसे उभरेगी कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस को अपने आप को उबारने के लिए इस परिस्थिति से कुछ बहुत ही फैसले लेने, तो मेरी समझ में आता है वो कांग्रेस को कितना समझ में आएगा या कांग्रेस के लोगों को कितना समझ में आएगा वो हम नहीं जानते, लेकिन निश्चित तौर पर कुछ बड़े कड़े अनुशासन स्थापित करने पड़ेंगे और वो अनुशासन ऊपर से नीचे तक होना चाहिए कि जिससे कि ये हो कि पहली चीज तो ये मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस को अपने नेतृत्व में निश्चित तौर पर परिवर्तन करना चाहिए और परिवर्तन ऐसा हो वो दुआ हो और साथ ही एक ऐसे सोच के का व्यक्ति हो जो सर्वमान्य हो और लोगों में सार्वभौमिकता की बात को अपने नेताओं में कम से कम कांग्रेस के अंदर की स्थिति को उत्पन्न कर सके। वो किसी ग्रुप या किसी खांचे से बाहर का व्यक्ति हो, मेरा ऐसा मानना है ऐसे व्यक्ति पर कांग्रेस को नेतृत्व के लिए दांव लगाना चाहिए। ऐसे लोग हैं। उसके बाद एक अनुशासन स्थापित करना होगा। जैसे कि आपने इसी शिविर में बात सुनी कि ये हुआ कि कांग्रेस को एक परिवार से एक टिकट मिलेगा। बाद में जब इसका विरोध हुआ और सिर्फ गांधी परिवार इससे बरी रहेगा, जब इसका विरोध हुआ टिप्पणी की गई कि नहीं, जो लोग 5 साल से काम कर रहे हैं उनको भी टिकट दे दिया जाएगा, चाहे वो एक परिवार में 2 लोग हों। तो ऐसे अनुशासन, ढीले अनुशासन की आवश्यकता नहीं बल्कि कड़े अनुशासन की, कि गांधी परिवार से एक टिकट मिलेगा। अगर एक परिवार से एक टिकट मिलेगा तो गांधी परिवार से भी एक टिकट मिलेगा। निश्चित तौर पर युवाओं को आगे लेना चाहिए, जैसे कि 70, 75, 80 साल उम्र के ऊपर के नेताओं को पार्टी के मूल से बाहर करके उनको सलाहकार की स्थिति में ले जाना चाहिए। उसके बाद एक सबसे बड़ी बात है, जो गांधी परिवार के 3 लोगों में, वो सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी हो, उनके में एक आकर्षण है इस देश में। तो उस आकर्षण का उपयोग करते हुए बड़ी ईमानदारी से धरातल पर जा करके लोगों के बीच काम करना चाहिए, उठना बैठना चाहिए, उनके सुख दुख में शामिल होना चाहिए और रिलेक्टेड पॉलिटिशियंस की तरह व्यवहार न करके। संदीप जी, आप डिबेट में बैठे हैं, फोन पे बात करना थोड़ा सा मुझे तो हाँ ठीक है। वो लोग आए, लोगों के बीच आए, लोगों के दुख दर्द को पहचाने, समझे और कांग्रेस की नीतियों को इस देश के अनुसार बनाए और इस देश को खांचों में बांट के ना देखें। जैसा मुझे बहुत अच्छा लगा कि कांग्रेस के चिंतन शिविर में ये बात कुछ लोगों ने उठाई, भूपेश बघेल और कमलनाथ जी जैसे लोगों ने, कि कांग्रेस को सॉफ्ट हिंदुत्व के मसले पर चलना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने कहा नो, कांग्रेस की जो मूल विचारधारा है उसी पर चलना चाहिए। मैं इस बात से खुश हूं कि कम से कम कांग्रेस एक जगह तो खड़ी हुई। कई लोगों ने इस बात का जिक्र किया कि राहुल गांधी चुनाव के समय मंदिर गए, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो इसलिए कांग्रेस को सॉफ्ट हिंदुत्व की बजाय अपनी मूल विचारधारा पर रहना चाहिए, टिके रहना चाहिए। कांग्रेस को ऐसा ही करना चाहिए। कांग्रेस जैसी है उसके अंदर बहुत थोड़े बदलाव करके उसको अपने आप को एक भरोसे के साथ लोगों के बीच दोबारा से प्रतिस्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। उसकी शुरुआत होगी क्या नाम से नेतृत्व परिवर्तन से। कांग्रेस के लोग इसे मान लें तो अच्छी बात है, नहीं माने उनकी पार्टी है, वो जाने। संदीप त्यागी जी, कांग्रेस वर्तमान में इस स्थिति में नहीं है कि बीजेपी से लड़ सके, लेकिन आप क्या चाहते हैं, कांग्रेस मुक्त भारत या विपक्ष युक्त लोकतंत्र? और विपक्ष युक्त लोकतंत्र चाहिए तो फिर कांग्रेस ही है। कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब है कि अपराध मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत। कांग्रेस का मतलब है आतंक, कांग्रेस का मतलब है भ्रष्टाचार, कांग्रेस का मतलब है गुंडागर्दी, कांग्रेस का मतलब है लूट खसूट।
उससे मुक्ति करके इस देश को, इस भारत को मुक्त कराने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है और लगातार करते ही लोगों के बीच में जन विश्वास के साथ में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास को लेकर के हम लोग कांग्रेस मुक्त भारत के निर्माण करेंगे। और हम लोग एक नए विचार को लेकर के, नए परिवार को लेकर के, नई विचारधारा को लेकर के, भारत माता की जय का नारा लेकर के हम लोग इस प्रदेश का और देश का विकास करें। मुन्ना खान जी, चंद्रशेखर जी मैं जवाब दे दूं मित्र का कि अंग्रेजों ने भी यही सोचा था कि हम भी कांग्रेस मुक्त भारत रखेंगे, लेकिन उसे झोला उठा के जाने पड़े। और हमारे मित्र के दिन भी दूर नहीं है जब स्थिति अब उल्टी होनी शुरू हो गई है। अब युवा बेरोजगार मांगने शुरू कर दिए, किसान अपनी आय मांगनी शुरू कर दिए, जो रोजगार के नाम पे हो, पेट्रोल पर डीजल के नाम पे हो, रसोई गैस के नाम पे हो। अब आपके दिन दूर नहीं है, आप झोला उठा के जाने वाले। अब आप तैयार हो, 2024 बहुत नजदीक है और आपको खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर 20% जनता आपको वोट देती है तो 80% जनता अगेंस्ट में भी है, इसलिए हमारे मित्र को खुश होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आप झोले की तैयारी करवाओ। संदीप त्यागी जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि मुंगेरी लाल के हाथी सबसे देखा फर्क कर कांग्रेस पार्टी 2024 छोड़िए, 2029 छोड़िए, अभी 50 वर्षों तक कहीं कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला नहीं है। ये देश की जनता, देश का युवा, देश का हर एक नागरिक, बच्चा बच्चा तय कर चुका है। हर घर भाजपा, हर घर भाजपा, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नौजवान लोगों के बीच में जाकर के जन विश्वास को जीतने का काम हमारी सरकार कर रही है और हमारे लोग कर रहे हैं। दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ, 1857 में आप नहीं थे। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समर में कांग्रेस नहीं थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इस देश के नौजवान थे जिन्होंने बीड़ा उठाया था इस देश को अंग्रेजों से मुक्त करने का। मंगल पांडे जैसे लोग थे। ये कांग्रेस की जो विचार परिवार की आप बात करते हैं, ये के विचारों को लेकर के ये कांग्रेस चल रही है। ये जो कांग्रेस है इस देश को बांटने का, देश को बर्बाद करने का काम कर रही है। इस देश के अंदर एक भी काम विकास का या विकास को नई दिशा देने का काम कांग्रेस ने नहीं किया, सिवाय बर्बाद करने के। भारत सोने की चिड़िया था, भारत का डंका पूरे विश्व में बजता था, लेकिन 70 सालों में इस देश को सफेदों का देश कहा गया, इस देश को भिखारियों का देश कहा गया। तो वो देश को कहलवाने का काम विश्व में, लोकतंत्र में, अगर पूरे विश्व में किसने कहलवाने का काम किया तो कांग्रेस की सरकार ने किया, कांग्रेस के लोगों ने किया। लेकिन आज विश्व के अंदर, आज पूरे विश्व के अंदर अगर टंका बजता है तो भारत का बजता है, नरेंद्र मोदी का बजता है। आज नरेंद्र मोदी है जो इजराइल से ही बात करता है, नरेंद्र मोदी है जो अमेरिका से ही बात करता है, नरेंद्र मोदी जो रूस से भी बात करता है, जो यूक्रेन से ही बात करता है। इससे पहले की सरकार होती थी तो इधर रूस से बात करी तो यूक्रेन से डर लगता था, अमेरिका से बात करी तो इजराइल से डर लगता था, अमेरिका से बात की तो रूस से डर लगता था, रूस से बात की तो इजराइल से डर लगता था। लेकिन नरेंद्र मोदी है इस देश का विश्व का एकमात्र लोकप्रिय नेता जो देश में अमेरिका से ही बात करता है और ब्रिटेन से ही बात करता है, रूस से ही बात करता है, इजराइल से ही बात करता है, यूक्रेन से ही बात करता है, अफगानिस्तान से ही बात करता है। आप बात नहीं करते हैं। आपने इस देश को बर्बाद करने का काम किया, इस देश को बांटने का काम किया। अनंत त्रिपाठी जी, श्रीलंका और नेपाल को भी हम पूरा तरह से सहायता करते हैं, खड़े करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो बात किसी और से करते हैं। भले ही बर्लिन में डंका बजा हमारा, भले ही जर्मनी में डंका बज रहा है हमारा, लेकिन ये भी एक बात है। चंद्रशेखर जी एक जवाब देना चाहता हूँ, छोटी सी बात। दीजिए। कांग्रेस की बात करते हैं, हमारे बीजेपी के में, अरे कांग्रेस के शासनकाल में हम चांद पे पानी ढूंढते थे और आपके शासनकाल में शमशान में कब्रिस्तान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, वहीं करके दिखाया, बहुत बढ़िया, उसी प्रदेश में करके दिखाया जहां आप चिंतन शिविर करने के लिए गए थे। वहां से आप जाति हमारे देश की जनता। चलिए, बिल्कुल कई जवाब अधूरे रह गए, समय समाप्त हो रहा है। संदीप त्यागी जी, आनंद त्रिपाठी जी, मुन्ना खान जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। दरअसल विपक्ष युक्त लोकतंत्र एक स्वस्थ देश को आगे बढ़ाता है, लेकिन वर्तमान में जो विपक्ष है वो बीमारी से जूझ रहा है और कांग्रेस सर्वोच्च विपक्ष के रूप में देश में व्याप्त है। लेकिन चिंतन शिविर में सिर्फ चिंताएं हो रही हैं
और कुछ नहीं हो रहा है, और जो हो रहा है वो आगे दिख जाएगा। लोगों को आशाएं तो बहुत हैं, लेकिन इन आशाओं पर कुठाराघात भी बहुत बड़ा है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।